नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। खबरों में क्या रहेगा खास बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की मौजूदगी में आज बिहार का मंत्रिमंडल विस्तार। अमित शाह और नीतीश कुमार भी होंगे शामिल। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी। पश्चिम बंगाल में भाजपा वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के प्रिय चंद्रनाथ की हत्या के बाद गरमाई सियासत। भाजपा ने लगाया सोची समझी साजिश का आरोप। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, नहीं बख्शे जाएंगे साजिशकर्ता। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने पर पीएम ने एक्स पर लगाई ऑपरेशन सिंदूर की थीम फोटो। कहा, हमारी सेनाओं की बहादुरी को पूरे देश का सलाम। हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम के बाद पहली बार इस्राइल ने बेरूत पर की बमबारी। हमले में हमास के गाजा प्रमुख का बेटा घायल, 5 अन्य मारे गए। और उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशिया अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। कुल 30 में से 27 पदक भारत के नाम। और न्यूज़ एट 10 में आइए सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर नई सरकार के गठन से पहले उत्तर 24 परगना के मध्यमग्राम के पास कल देर रात अज्ञात हमलावरों ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले में एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार ये घटना तब हुई जब बदमाशों ने शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ की कार को निशाना बनाते हुए, आप बता दें, कम से कम 4 राउंड गोलियां चलाईं। हमले के समय चंद्रनाथ को एक अन्य युवक बुद्धदेव बेरा गाड़ी के अंदर मौजूद थे। दोनों को बचाकर पास के एक अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने चंद्रनाथ को मृत घोषित कर दिया। इस हमले के बाद शुभेंदु अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पूरे मामले में उन्होंने कहा कि एक सोची समझी हत्या है। 2 से 3 दिन तक रेकी की गई थी और हत्या की पूरी योजना बनाई गई थी। मर्डर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ, इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं। दिल्ली से हमारी गृहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद जी से लेकर सब जानकारी लिया है। वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए बारासात अस्पताल लाया गया है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी सिद्धार्थ गुप्ता ने कहा है कि हमने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। हमने अपराध में इस्तेमाल हुई 4 पहिया गाड़ी को जब्त कर लिया है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि गाड़ी की नंबर प्लेट नकली है और उसके साथ साथ छेड़छाड़ की गई है। We have started the investigation. We have seized a vehicle which was used for the crime purpose. On investigation, it has been found that its number plate has been tampered. The vehicle, actually, the number plate that has been used belongs to a vehicle in Siliguri, but actually it is a tampered number. We have seized from the spot few fired cartridges as well as live rounds. We are processing the information that we have got so far, and at this moment, I think it is the information. This is the only information that I can divulge at this moment. वहीं केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि एक दुखद घटना है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और हमारी सरकार सत्ता संभालेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि इसमें थोड़ा समय लग सकता है। डीजी साहब आए थे खुद, और डीजी पुलिस ने जो बताया, इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर तक गया है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लीगली जो प्रोसीड्योर है सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा, एक भी नहीं बचा। हमारे मुख्यमंत्री जी को शपथ लेने दीजिए, उसके बाद हमारी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। तो मध्यमग्राम में जो मर्डर हुआ, चंद्रनाथ का किसकी साजिश थी, क्या कुछ हुआ, ये आपको बताते हैं यहाँ पर विस्तार से। खासतौर से शपथ से 2 दिन पहले आपको बता दें, बंगाल में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया और खासतौर से शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं चंद्रनाथ, उनकी हत्या कर दी जाती है।
चंद्रनाथ के घर से आप बता दें करीब 50 मीटर दूर उन पर हमला हुआ है, ये जानलेवा हमला। और साथ ही साथ और जो हमलावर थे, बताया गया कि वो कार और बाइक लेकर आए थे। पहले गाड़ी रुकवा गई, यानी एक कार उनकी गाड़ी के आके रुकती है, उसके बाद एक बाइक आती है और फिर उन पर गोलियां बरसाई जाती हैं। बताया जा रहा है कि चंद्रनाथ के सीने और पेट में गोली लगी थी। साथ ही साथ इस दौरान हमले में जो उनका कार ड्राइवर था वो भी घायल हुआ है। बताया गया है कि ड्राइवर को पेट और कंधे में गोली लगी है। वारदात के बाद दोनों हमलावर जो हैं वो बाइक से फरार हो जाते हैं और इस दौरान हमले में इस्तेमाल की गई जो कार थी, पुलिस ने उसको जब्त किया। जांच लगातार की जा रही है और पुलिस का ये कहना है कि हमले में जो कार जिसका इस्तेमाल किया गया उस पर नंबर प्लेट जो है वो फर्जी है। ये अभी तक जानकारी जो निकलकर सामने आई है। साथ ही इस दौरान भाजपा नेताओं का टीएमसी पर भी आरोप नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की फिलहाल जो तलाश है वो लगातार की जा रही है, लेकिन घटना के बाद से ही शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। वहीं बीजेपी की तरफ से आप बता दें, खासतौर से शुभेंदु अधिकारी, उनका कहना है कि एक सोची समझी हत्या थी, इससे पहले रेकी की गई थी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो गुनहगार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो बंगाल की अगर बात की जाए किस तरीके से यहाँ पर चंद्रनाथ की हत्या की गई और उसके बाद आपको बता दें चंद्रनाथ रथ जो थे कौन थे, दरअसल वो भारतीय वायुसेना के पूर्व सैनिक रह चुके थे। 20 साल तक सेवा देने के बाद उन्होंने वीआरएस लिया और साथ ही पूर्वी मेदिनीपुर के चंडीपुर के निवासी थे। अगर देखा जाए तो वो कुशल संगठनकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी जो पहचान थी वो यहाँ पर देखी गई। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शुभेंदु के एक भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर भी उनको देखा जाता है और उनके निजी सहायक भी वो थे। वहीं शुभेंदु के चुनाव प्रबंधन में चंद्रनाथ की बड़ी भूमिका है, इस बात को भी अक्सर देखा गया है और ख़ासतौर से पूरी इस मामले में अगर देखा जाए चंद्रनाथ हत्याकांड को लेकर अब जो सियासत है वो भी गरमाती हुई नज़र आ रही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें खासतौर से खड़गपुर से भाजपा के विजयी उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक पर जो हमला हुआ है, जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें थमना चाहिए यहाँ पर। और खासतौर से भाजपा सत्ता में आ चुकी है मगर अभी सत्ता हमारे हाथों में आई नहीं है, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। पीए के ऊपर अटैक हुआ है, बड़े दुखजनक है, मौत भी हुई है। ये जो घटना हो रही है इसको थमना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई लेकिन अभी सत्ता अपने हाथ में आया नहीं है। कानून व्यवस्था या तो ममता बनर्जी के हाथ में या तो चुनाव कमीशन के हाथ में, और पुलिस को इतना निकम्मा बना दिया था। पुलिस सब जानते हुए भी चुप करके बैठ जाता है। मैं कह रहा हूँ पुलिस को और कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत सारा एंटी सोशल जो राजनीति में बहुत दिन से सक्रिय थे उनको रोकना चाहिए। और अभी भी पुलिस हमारे पुराने कार्यकर्ताओं को हैरेसमेंट कर रही है। लड़ाई टीएमसी के दोनों गुट में हो रहा है, खून खराबा हो रहा है और बीजेपी को जिम्मेदार बना करके हमको अभी भी अत्याचारित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। साथ ही भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि टीएमसी का मतलब बन चुका है टोटल माफिया कल्चर। एक पूर्व नियोजित टारगेटेड सुपारी किलिंग है और जो महाजंगलराज टीएमसी ने 15 साल में बनाया है उसका सीधा परिणाम है। इसके पीछे जो भी अपराधी होंगे भाजपा की सरकार बनने के बाद उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। टीएमसी का मतलब बन चुका है टोटल माफिया कल्चर। शुभेंदु अधिकारी जी के सहयोगी की जो हत्या की गई है ये एक प्री प्लान्ड टारगेटेड सुपारी किलिंग है और जो महाजंगलराज टीएमसी ने 15 साल में बनाया है इसका ये डायरेक्ट परिणाम है। ये दुख की बात है कि कुछ लोग जब चुनाव हारते हैं तो फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार के हथकंडे पर उतर आते हैं। इसके पीछे जो भी साजिशकर्ता होंगे, इसके पीछे जो भी अपराधी होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, पूरी जांच होने के बाद उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। और आइए बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पर आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। दोपहर 12 बजे पटना के गांधी मैदान में मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। अमित शाह कल रात पटना पहुंच चुके हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी आलाकमान ने मंत्रियों की सूची को अंतिम मंजूरी दे दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जेडीयू के कोटे से ज़्यादातर पुराने चेहरों को दोहराया जा सकता है, वहीं कुछ नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। बिहार में विधायकों की संख्या के हिसाब से मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री बन सकते हैं।
बिहार में साल 2025 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी थी, लेकिन उनके राज्यसभा जाने के बाद अब नई टीम का गठन किया जा रहा है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। वहीं जिरीकोटे से विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और बिहार के लिए किस तरीके से आज एक बड़ा दिन है, ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि बिहार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। और खासतौर से गांधी मैदान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको बता दें, पटना के गांधी मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। और ये इसलिए विशेष हो जाता है क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ जो चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि अब विस्तार हो रहा है, तो इसमें माना जा रहा है कि निशांत कुमार के मंत्री बनने की भी चर्चाएं तेज़ हैं, उनको भी मंत्री पद मिल सकता है। और ऐसा भी एक अनुमान है कि बीजेपी के करीब 12 से 13 मंत्री जो हैं वो शपथ ले सकते हैं, जबकि जिरीकोटे की अगर बात की जाए तो वहाँ से भी करीब 11 मंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है। जबकि एलजेपीआर की अगर बात की जाए तो यहाँ से भी 2 मंत्रियों को ये मौका मिल सकता है। वहीं हम और आरएलएम से भी एक मंत्री संभावित है। इसके साथ साथ पुराने चेहरों के साथ ही नए चेहरों की भी एंट्री की जो संभावना है वो जताई गई है कि किस तरीके से इस नई टीम में का जो नए चेहरे हैं वो शामिल होते हुए नजर आएंगे या नहीं। और खासतौर से इसी को लेकर आपको बता दें, बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सार्की ने कहा है कि आज गांधी मैदान की अगर बात की जाए, इसमें मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी समेत एनडीए के बिहार के सभी नेता रहने वाले हैं। आज एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। मंत्रिमंडल के विस्तार में कुछ नए चेहरों का जुड़ना स्वाभाविक है। मंत्रिमंडल का आज ही गांधी मैदान में विस्तार हो रहा है आदरणीय सम्राट चौधरी जी के मंत्रिमंडल का, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, देश के रक्षा मंत्री जी, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी समेत एनडीए के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी समेत जितने भी बिहार के एनडीए के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग आज मंच पर रहने वाले हैं। स्वाभाविक है, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कुछ नए चेहरे जुड़ते ही जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ नए चेहरे जुड़ेंगे। और अब बात ऑपरेशन सिंदूर की। जी हाँ, आज ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की प्रोफाइल फोटो को बदला है। उन्होंने अब ऑपरेशन सिंदूर की थीम फोटो को भी लगाया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि 1 साल पहले हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेमिसाल साहस, सटीकता और पक्का इरादा दिखाया था। उन्होंने उन लोगों को करारा जवाब दिया जिन्होंने पहलगाम में बेकसूर भारतीयों पर हमला करने की हिम्मत की थी। पूरा देश हमारी सेनाओं की बहादुरी को सलाम करता है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े जवाब और देश की सुरक्षा की रक्षा के प्रति उसके पक्के इरादे को दिखाया। इसने हमारी सेनाओं के पेशेवर तरीके, तैयारी और मिलकर काम करने की ताकत को भी उजागर किया। साथ ही इसने हमारी सेनाओं के बीच बढ़ती एकता को भी दिखाया और इस बात पर जोर दिया कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की भारत की कोशिश ने हमारी देश की सुरक्षा को कितनी ताकत दी है। आज 1 साल बाद भी हम आतंकवाद को हराने और उसे बढ़ावा देने वाले पूरे सिस्टम को खत्म करने के अपने इरादे पर पहले की तरह ही मजबूती से कायम हैं। और इस मौके पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट किया। अमित शाह ने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत का एक युगांतकारी मिशन है जो हमारे दुश्मनों को हमारी सशस्त्र सेनाओं की अचूक मारक क्षमता की याद हमेशा दिलाता रहेगा। इतिहास इस दिन को हमारी सशस्त्र सेनाओं की सटीक मारक क्षमता, हमारी एजेंसियों की पैनी खुफिया जानकारी और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के उस दिन के रूप में याद रखेगा जब ये सभी एक होकर सीमा पार मौजूद आतंकवाद के हर उस ठिकाने को नेस्ता नाबूद करने के लिए उठ खड़े हुए थे जिसने पहलगाम में हमारे नागरिकों पर अपनी काली छाया डालने की ज़रूरत की थी। ये दिन हमारे दुश्मनों के लिए खौफनाक संदेश लाता रहेगा कि वे कहीं भी छिप जाएं, वे बच नहीं सकते। वे हर पल हमारी नज़रों में हैं और हमारी मारक क्षमता के प्रचंड कोप की जद में रहते हैं। इस पावन अवसर पर मैं हमारी सेनाओं के अद्वितीय शौर्य को नमन करता हूं। तो ये संदेश
अमित शाह ने एक्स पर साझा किया है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद सेनानियों को नमन करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर हम अपने सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन करते हैं, जिनकी बहादुरी और समर्पण राष्ट्र की रक्षा करना जारी रखे हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान उनके कार्यों में अद्वितीय सटीकता, निर्बाध समन्वय और विभिन्न सेवाओं के बीच गहरा तालमेल झलकता है, जिसने आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक मिसाल कायम की है। ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तत्परता का एक सशक्त प्रतीक है, जो दर्शाता है कि हमारे सशस्त्र बल सबसे महत्वपूर्ण समय पर निर्णायक कार्रवाई करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर प्रगति का भी प्रमाण है, जो क्षमता को बढ़ाते हुए लचीलेपन को मजबूत करता है। और आपको बता दें, भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। भारतीय सेना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में देश की दृढ़ प्रतिक्रिया पर प्रकाश डाला और देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। India will identify, track and punish every terrorist and their backers. टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। तो एक वर्ष पूरा हो चुका है ऑपरेशन सिंदूर को, और इसी पर और जानकारी के लिए अक्षय डोगरे हमारे संवाददाता फिलहाल जुड़ चुके हैं। अक्षय, जानना चाहेंगे आपसे, ना सिर्फ इस एक वर्ष की अगर बात की जाए, ऑपरेशन सिंदूर जो कि अदम्य साहस का परिचायक तो है ही, लेकिन सेना की सटीकता, प्रिसाइजनेस की अगर बात की जाए, वो काफ़ी महत्वपूर्ण, और जिस तरीके से हमारा जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, हमने देखा किस तरीके से भारतीय सेना जो है वो पूरी मजबूती के साथ है, फिर चाहे हम सीमा पर हों, देश के अंदर हो, कहीं भी हो, और हर किसी को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। बिल्कुल मुकुल, आपने एकदम ठीक कहा। और जिस तरह से अदम्य साहस का एक तरह से एग्जाम्पल दिया हमारे फोर्सेस ने, ना सिर्फ हमारी भारतीय थल सेना बल्कि वायुसेना भी, और अगर नौसेना की बात करी जाए तो उन्होंने भी जिस तरह से कंटेन करके रखा पाकिस्तान की नौसेना को, तो अब एक तरह से एक मॉडर्न वॉरफेयर जिसको कहा जाता है, आधुनिक जो युद्ध है, उसमें एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल के तौर पर इस युद्ध को याद किया जाएगा कि कितने कम समय में एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन, एक ऐसा देश जिसके पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स है, जो दुनिया को न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी हमेशा से देता रहा है, जो भारत को हमेशा से न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी देता रहा है, उसको ना सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, उसके ना सिर्फ आतंकवादियों के इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि उसकी सेनाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद कर रहा था, उसको भी निस्तानाबूद किया। और जो उसने हमले करने की कोशिश की अपनी बौखलाहट में, उसको कितनी सटीकता से, कितने एक तरह से एफिशिएंसी के साथ में भारत ने रोका। और ये एक दुनिया के लिए एक तरह से नसीर बन गया है, क्योंकि आप देखें अगर कि पाकिस्तान एक ऐसा देश नहीं है जो मिलिटरीली कमजोर है।
हमें ये बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की मिलिट्री मजबूत है, पाकिस्तान को चीन, टर्की और कुछ और भी देश है उनका साथ मिलता रहा है, और वो दुनिया को हमेशा झूठ बोलकर एक तरह से कई अरबों खरबों डॉलर एड में लेता रहा है, और जी। वो न सिर्फ अपने आतंकवाद के लिए बल्कि अपनी सेनाओं को मजबूत करने के लिए भी करता रहा है। और यही कारण है कि पाकिस्तान को एक छोटा देश नहीं समझना चाहिए, लेकिन एक इतने बड़े देश का भी डटकर जिस तरह से भारत ने सामना किया और उसके हर एक हमले को निस्तनाबूद किया। आप ये मानिए कि एक तरह से 100% एक्यूरेसी रखी गई थी। हमने जितनी भी मिसाइलें और ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे, पाकिस्तान ने जब गिड़गिड़ाकर हमसे सीजफायर की भीख मांगी तो उसका कारण यही था कि पाकिस्तान के पास जवाब ही नहीं था हमारे हमलों का। अगर ये युद्ध अगर और खिंचता तो आप मान सकते हैं कि इतनी तबाही हो जाती पाकिस्तान में कि वो कभी वापस आप एक तरह से एक आर्थिक इतनी क्षति पाकिस्तान को हो जाती है, वापस अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हो सकता। और इससे न सिर्फ रीजन के लिए टेंशन होती, बल्कि भारत के लिए भी एक तरह से नुकसान ही होता। अगर आप देखें कि एक तरह से टेरर हब वो ऑलरेडी है, और अगर वहाँ की डेमोक्रेटिक सेटअप पूरी तरह से टूट जाएगा तो एक पूरा आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान बनकर उभर जाता। लेकिन हमने जिस तरह से एफिशिएंसी के साथ में सामना किया पाकिस्तान के हर एक हमले का, पाकिस्तान के जितने भी हमले हो रहे थे उसमें हमने देखा कि उनके फाइटर जेट्स को मार गिराया, उनके एवैक्स को मार गिराया, उनके हैंगर्स को तबाह किया, उनके एयरबेसेस को तबाह किया, और पाकिस्तान के पास जवाब में कुछ नहीं था। सिर्फ ये था कि वो वापस सीजफायर की भीख भारत के आगे मांगे, और हमने साफ तौर पे ये भी कह दिया है कि अब टेरर और टॉक्स साथ में नहीं चलेंगे। अगर कोई भी हमला हुआ तो उसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की जगह एक युद्ध की घोषणा की तरह देखा जाएगा, और रिस्पॉन्स भी उसी तरह दिया जाएगा। बिल्कुल अक्षय, और उसी वजह से पाकिस्तान को भारत के सामने झुकना भी पड़ा, भारतीय सेनाओं के सामने, क्योंकि जो डर है वो झुकने पर मजबूर कर देता। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अक्षय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही आपको बता दें न्यूज़ एट 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। खिसते तोड़ते टूटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है, हमको तो एक ही नाम याद आता है, MDH शाही पनीर मसाला। पनीर तो क्या मस्त बना डाला। MDH का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच MDH। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त ही फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज़ एट 10 में। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप बता दें 1 और 2 जून को नई दिल्ली में पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट आयोजित किया जाएगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की अगर बात की जाए तो उसके महानिदेशक SP यादव ने DD न्यूज़ के संवाददाता तापस भट्टाचार्य से खास बातचीत में कहा कि ये गठबंधन दुनिया भर के नेताओं, विशेषज्ञों और भागीदारों को एक मंच पर ला रहा है, जहां बिग कैट्स के संरक्षण के भविष्य पर विचार विमर्श किया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है SP यादव, करता धरता IBCA के। सर, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एक सपना था, अब वो साकार हो गया है। पहला समिट भारत में ही होने वाला है। किस तरीके से देखते हैं इस समिट को, और किस तरीके से देखते हैं भारत इसकी मेजबानी करते हुए? ये बहुत ही खुशी की बात है, और भारत देश के लिए बड़े गर्व का विषय है कि भारत पहले बिग कैट समिट की मेजबानी कर रहा है, और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है, अनप्रेसिडेंटेड है। पहले इतना बड़ा आयोजन बिग कैट्स के कंजर्वेशन के लिए अभी तक नहीं हुआ। तो इसकी चूंकि भारत मेजबानी कर रहा है, जो 7 बिग कैट्स हैं उसमें 5 बिग कैट्स भारत में हैं, तो एक ऑलरेडी भारत की एक लीडरशिप पोजीशन
बिग कैट कंजर्वेशन में बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो एक बहुत अच्छा अवसर आ रहा है जिसमें हम अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो सक्सेस है, वो हम दूसरे बिग कैट रेंज कंट्रीज के साथ शेयर कर सकते हैं। सर प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट जो लायन है, ऐसे प्रोजेक्ट चीता बहुत एक एग्जांपल सेट कर रहा है। कितने देश यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे देशों को निमंत्रण भी दिया गया। थोड़ा सी डिटेल में बताएं हमारे दर्शकों के लिए। तो अभी जो 7 बिग कैट्स हैं वर्ल्ड में, 95 कंट्रीज हैं, उसमें से अभी 25 कंट्री देशों ने अभी जो औपचारिक रूप से बिग कैट अलायंस की सदस्यता ग्रहण की है और 4 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ऑब्जर्वर स्टेटस की डिमांड की। तो इस प्रकार टोटल 29 कंट्रीज हैं जो मेंबर और ऑब्जर्वर हैं। इनके सभी हेड्स ऑफ स्टेट और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट को भारत सरकार की तरफ से आमंत्रण गया हुआ है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में हेड्स ऑफ स्टेट एंड हेड्स ऑफ गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा पूरे 95 देशों से जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो बिग कैट कंजर्वेशन में इन्वॉल्व हैं, उनको भी इन्विटेशन दिया गया है ताकि वो टेक्निकल सेशंस हैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। ये थे SP यादव जो बात कर रहे थे IBCA की जो भारत में होने वाला है। कैंपस में गौरव गिरी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ 10 में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।